बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जॉनथन स्विफ्ट। इट मीन्स जॉनथन स्विफ्ट का तारुफ। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में बताऊंगी। जॉनथन स्विफ्ट आयरलैंड के कैपिटल सिटी डबलिन में 30 नवंबर 1667 में पैदा हुए और उनकी वफात भी आयरलैंड के उसी कैपिटल सिटी डबलिन में 19 अक्टूबर 1745 में हुई। उनकी वफात के बाद उनको आयरलैंड के कैथीड्रल यानी सबसे बड़े गिरजाघर में, जिसका नाम था एसटी पैट्रिक, वहां उनको दफन किया गया। उनके सीडोनिम, पेन नेम, जिनकी वजह से वो अपने रीडर्स में बेहद फेमस थे, मकबूल थे, जाने पहचाने जाते थे, वो उनके नेम्स हैं जिनको हम कलमी नेम्स भी कह सकते हैं। आइजक बिकरस्टफ, एम.बी. ड्रैपियर, लीमुएल गुलिवर, साइमन वैक्सटफ। उनका ऑक्यूपेशन, जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं, स्टीरिस्ट थे, तंजिया निगार थे। अपनी राइटिंग में स्टाइल करते थे माशरे और माशरती अदारों पर। इसके साथ साथ एसिस्ट थे, मजामीन निगार थे, मजामीन लिखते थे। पोलिटिकल पैम्फलेटर यानी सियासी मैगजीन भी लिखते थे। पोइट्री करते थे, पादरी थे। उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। उन्होंने बहुत सी बुक्स और नॉवेल जो हैं वो राइट किए हैं। उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनका मैं यहाँ जिक्र करूंगी, वो है अ टेल ऑफ अ टब। ये उनकी बुक 1704 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट बुक है एन आर्गुमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी। ये बुक उनकी 1712 में पब्लिश हुई। ये भी उनका एक स्पिरिचुअल वर्क था। और ये बुक जो है 3 ब्रदर्स की स्टोरी है। तीनों ब्रदर्स ही अपने रिलीजियस के मामले में बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं और तीनों के सेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस लिहाज से जो जॉनथन स्विफ्ट है ये स्टाइल करता है मजहब पर। गुलिवर्स ट्रैवल्स ये उनकी नेक्स्ट बुक है। ये बच्चों और बड़ों में बेहद मकबूल है और ये 1726 में पब्लिश हुई। इस पर एक मूवी भी बनाई गई इंग्लिश में जो बहुत हिट हुई। नेक्स्ट बुक है उनकी अ मॉडेस्ट प्रपोजल। ये बुक उनकी 1729 में पब्लिश हुई और ये इसका मीनिंग है एक मामूली और आम सी तजवीज। इंट्रोडक्शन टू गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर के सफरनामे का तारुफ। गुलिवर्स ट्रैवल्स इज द स्टोरी ऑफ लीमुएल गुलिवर। गुलिवर का सफरनामा। लीमुएल गुलिवर जो कि इस नॉवल का हीरो है, उसकी ये स्टोरी है, उसकी कहानी है। एंड हिज वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड, और उसके बहरी सफर की कहानी है जो कि उसने दुनिया में किए हैं। इट्स फिक्शनल स्टोरी और ये एक फर्जी और तखयलाती कहानी है। इट्स पॉलिटिकल स्टाइल और ये एक सियासी तंज है जो कि माशरे और माशरती इदारों पर किया गया है इन द फॉर्म ऑफ एन एडवेंचर नॉवल, एक मुहिमजू नॉवल की शक्ल में। स्विफ्ट क्रिएट्स सेवरल फैंटेसी वर्ल्ड्स। अब स्विफ्ट जो है वो कई तखयलाती दुनिया जो है उसको कायम करता है, पैदा करता है। गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर जब सफर करता है, ही लर्न्स और वो सीखता है दैट इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस सच एज द गवर्नमेंट, चर्चेज एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा आर नॉट आइडियल। और वो ये कहता है कि जितने भी इंग्लिश इदारे हैं जिनमें हुकूमत, गिरजाघर और माशरती इदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, मिसाली नहीं है। गुलिवर्स ट्रैवल्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स आर बुक्स। अब जॉनथन स्विफ्ट अपनी बुक को 4 पार्ट्स या 4 बुक्स में उसको डिवाइड करता है। जॉनथन स्विफ्ट की फर्स्ट बुक जो है वो रिलेट है, इसे आप वॉयज टू लिलीपुट आइलैंड, बोनो का जजीरे का बहरी सफर है ये उसका। और यहाँ की जो मखलूक है, क्रीचर्स, लोग जो हैं, चिंद परिंद, हर चीज जो है वो बहुत छोटी है, बोनो की मानंद है। उनकी हाइट 6 इंचेस के बराबर है और खुद की लीमुएल गुलिवर की खुद की हाइट बेहद लंबी है, देव की मानंद है। और यहाँ पर जो लिलीपुशंस हैं उनको बेहद तकालीफ का सामना है लीमुएल गुलिवर की वजह से, क्योंकि गुलिवर की डाइट जो है, उसकी खुराक जो है वो बहुत ज्यादा है जिसको वो मैनेज नहीं कर सकते। उसके बाद जो उसकी सेकंड बुक है अ वॉयज टू ब्रॉबडिंगनेक आइलैंड। जैसे ही लीमुएल गुलिवर ब्रॉबडिंगनेक आइलैंड में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां के लोगों की हाइट जो है बिल्कुल देव की मानंद है और उसकी खुद की हाइट जो है वो बोने जितनी है। बिल्कुल उल्ट होता है। जैसे लिलीपुट आइलैंड में वो खुद जो था वो लंबा था, लेकिन वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी हाइट छोटी थी। लेकिन जब वो नेक्स्ट वॉयज पे जाता है तो वहां के लोगों की हाइट जो है उससे बहुत लंबी है, वो उसकी अपनी खुद की हाइट बेहद छोटी है। तो यहाँ उसको खुद को तकलीफ का सामना होता है और वो जानवरों से
جنند پرنس سے اپنی جان جو ہے بہت مشکل سے بچاتا ہے۔ تھرڈ بک جو ہے آ وویج ٹو لاپوٹا آئی لینڈ، یہ ایک فرضی خیالی اڑنے والا جزیرہ ہے۔ جب لیموئل گلیور اس جزیرے پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک جزیرہ ہوا میں معلق ہے، وہاں اوپر سے ایک رسی گرتی ہے جس کے ذریعے وہ اوپر پہنچتا ہے، اور جب وہ اوپر جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی حرکات بہت عجیب و غریب ہیں اور ان کی زیادہ جو دلچسپی ہے وہ میتھ اور فلکیات میں ہے۔ فورتھ وویج جو ہے اس کا کنٹری آف ہوئنہیمز، عقل مند گھوڑوں کے ملک کی طرف ہے، اور یہاں کے جو گھوڑے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، بہت عقل مند اور ذہین ہیں، اور وہ یاہوس جو کہ بھدے اور بدصورت اور بد تہذیب یافتہ جانور ہیں ان پر حکومت کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پارٹ 4 کو ڈسکس کریں گے، آ وویج ٹو دا کنٹری آف ہوئنہیمز، عقل مند گھوڑوں کے ملک کا بحری سفر۔ اس کا ٹاپک ہے گلیورز لاسٹ وویج، پارٹ 4 از کالڈ آ وویج ٹو دا کنٹری آف ہوئنہیمز، پروناؤنسڈ ہینہیمز۔ گلیور کا آخری بحری سفر جو کہ پارٹ 4 ہے، یہ عقل مند گھوڑوں کے ملک کی طرف کا تھا۔ اس کی جو ایگزیکٹ پروننسیشن ہے وہ ہے ہوئنہیمز۔ ہوئنہیمز از این امیجنری لینڈ، اب عقل مند گھوڑوں کی جو زمین ہے یہ ایک خیالی ہے، ویئر انٹیلیجنٹ ہارسز رول دا یاہوس، جہاں ذہین گھوڑے جو ہیں وہ یاہوس پر حکومت کرتے تھے، یعنی یاہوس جو تھی وہ ان کی رایا تھی۔ Yahoos, they are a race of filthy and wild creatures and reside in the same land Houyhnhiems. یاہوس جو ہیں یہ غلیظ، گندے، جن میں بالکل تہذیب نہیں ہے اور جنگلی جانوروں کی ایک نسل ہے، and reside in the same land Houyhnhiems، اور وہ اسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر Houyhnhiems رہتے ہیں، یعنی عقل مند گھوڑے رہتے ہیں۔ Yahoos have a strong humanoid resemblance to humans، اور یاہوس جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، but they are disgusting hairy، لیکن وہ نفرت انگیز اور بالوں والے ہیں۔ lack logic, reason and morals، ان میں عقل اور اخلاقیات کی بےحد کمی ہے۔ they have unpleasant habits، ان کی عادات بھی ناخوشگوار ہیں۔ a brute in human form، وہ انسانی شکل میں وحشی ہیں۔ ہوئنہیمز عقل مند گھوڑے جو کہ اس پارٹ 4 کے ہیرو ہیں، دے ریپریزنٹ ریشنل ہارسز، وہ عقل مند گھوڑوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دے لیو سمپل لائف، وہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دے اسپیک کلیئرلی، بہت صاف طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ایکٹ جسٹلی، اور انصاف کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دے ہیو سمپل لاز، ان کے قوانین بھی سادہ ہیں۔ دے ہیو سیٹلڈ، اور وہ آباد ہیں۔ کام، ریلائبل اینڈ ریشنل سوسائٹی، پرسکون، خود اعتماد اور عقل مند معاشرے میں وہ رہتے ہیں۔ دا آتھر سیٹس آؤٹ ایز کیپٹن آف آ شپ، مصنف جو ہے بحری جہاز کے کپتان کی حیثیت سے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ ہز مین کنسپائر اگینسٹ ہم، اور اس کے آدمی جو ہے اس کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ دے کنفائن ہم a long time to his cabin، اور وہ اس کے آدمی جو ہیں ایک لمبے عرصے کے لیے اسی کے کیبن میں اس کو قید کر دیتے ہیں۔ they set him on shore in an unknown land، اور وہ اسے ایک ساحل پر چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ایک نامعلوم جگہ پر ہے۔ he encounters two types of the inhabitants، اور وہاں اس کی ملاقات دو قسم کے رہائشیوں سے ہوتی ہے۔ first the rational ہوئنہیمز، عقل مند گھوڑوں سے۔ سیکنڈ دا وشس کروڈ یاہوس، بد کردار اور برے یاہوس سے۔ دا ہوئنہیمز آر ٹاکنگ ہارسز، اب ہوئنہیمز جو ہیں وہ باتیں کرنے والے گھوڑے ہیں۔ who have established a society، جنہوں نے ایک معاشرہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے، قائم کر رکھا ہے، based on reason rather than emotion، جو کہ جذبات کی بجائے عقل پر مبنی ہے۔ while the Yahoos are hairy humanoids، اس کے برعکس یاہوس جو ہیں وہ بالوں والے انسانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ who are used by the Houyhnhiems as slaves، اور جنہیں ہوئنہیمز غلاموں کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ گلیور لرنز دا لینگویج، گلیور ان کی زبان سیکھتا ہے۔ اینڈ کنورسز ود دا انہیبیٹنٹس اباؤٹ سوسائٹی، ہسٹری، گورنمنٹ اینڈ فلسفی، اور وہ وہاں کے رہائشیوں سے بات چیت کرتا ہے، کس کے بارے میں؟ معاشرے کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، حکومت کے بارے میں اور فلسفے کے بارے میں۔ دا ہوئنہیمز ڈو ناٹ نو، اب ہوئنہیمز عقل مند گھوڑے یہ بات نہیں جانتے، ڈسیٹ، لائنگ اینڈ ادر وائسز، کہ جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب اور دوسری برائیاں کیا ہیں۔ اینڈ آر گورنڈ بائی ریزن، اور وہ عقل مندی سے حکومت کرتے ہیں۔ گلیور ایڈمائرز دا ہوئنہیمز، گلیور جو ہے عقل مند گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ اینڈ لوز دا یاہوس، اور یاہوس سے نفرت کرتا ہے۔ who are disgusting and violent، اور یاہوس جو کہ نفرت انگیز اور تشدد پسند ہیں۔ گلیور is unable،
اب گلیور اس قابل نہیں ہے ٹو اپریشیٹ دا ڈفرنس بٹوین ہیومنز یاہوس کے وہ انسانی شکل سے ملتے جلتے یاہوس کے درمیان فرق کرے. The Houyhnhms have difficulty distinguishing Gulliver from the Yahoos. ہوئنہمس کو مشکل ہوتی ہے کہ وہ گلیور کا یاہوس سے فرق کرے ان اسپائٹ آف ہز بیسٹ ایفرٹس، اپنی بہترین کوششوں کے باوجود ٹو لرن ٹو بی لائک دا ہوئنہمس. اب گلیور جو ہے وہ ہوئنہمس کی طرح ہونا چاہتا ہے. دے فائنڈ اور وہ ہوئنہمس یہ سمجھتے ہیں گلیور ٹو مچ لائک اے یاہو کہ گلیور تو ہے بہت زیادہ یاہو سے ملتا جلتا ہے. اینڈ سینٹینس ہم ٹو ایگزائل اور وہ اسے ملک سے باہر نکل جانے کی سزا دیتے ہیں. گلیور بلڈز ا بورڈ، اس کے بعد گلیور ایک کشتی بناتا ہے اینڈ سیٹ سیل اور بحری سفر پر روانہ ہوتا ہے. ہی ریٹرنس ہوم بائی ا پرتگیز شپ، اور ایک پرتگال جہاز کے ذریعے وہ گھر واپس لوٹتا ہے. ہی ایکسپریسز ہز ڈیپ ہیٹڈ فار ہیومینٹی، اور وہ انسانیت کے لیے اپنی گہری نفرت کا اظہار کرتا ہے. ہوم ہی کالز یاہوس، جسے وہ یاہوس کہتا ہے، یعنی وہ اس انسانیت کو یاہوس پکارتا ہے. ہی فیلز ڈیفیکلٹی، اسے مشکل محسوس ہوتی ہے ٹو ایکسپٹ ہز وائف، ہز فیملی اینڈ ادر ہیومنز اگین، کہ وہ اپنی بیوی، اپنے خاندان اور دوسرے انسانوں کو کیسے قبول کرے. کرٹیسزم، تنقیدی تبصرہ. دس آئلینڈ، یہ جزیرہ، اینڈ اٹس انہیبیٹنٹس آر ویری ڈفرنٹ فرام ایوری تھنگ ایلس، اور اس کے رہائشی جو ہیں، اس کے رہنے والے لوگ ہر چیز سے بہت مختلف ہیں. گل ہیٹس اگلی اینیملز، اب گل جو ہے وہ بدصورت بھدے جانوروں سے بے حد نفرت کرتا ہے. ہی از افیکٹڈ بائی دا سسٹمیٹک موومنٹس آف ہارسز، اور وہ گھوڑوں کی منظم حرکات سے متاثر ہے. اینڈ 2 new words have been introduced، اور 2 نئے الفاظ اس ناول میں متعارف کرائے گئے ہیں. نیملی یاہوس اینڈ ہوئنہمس، جس کے نیم ہیں یاہوس اور ہوئنہمس. دا فرسٹ ورڈ مینس، اور پہلا لفظ جس کا مطلب ہے اگلی اینیملس، بدصورت بھدے جانور، یہ یاہوس کا میننگ ہے. اینڈ سیکنڈ ورڈ مینس، اور دوسرا لفظ جس کا مطلب ہے سیویلائزڈ اینڈ کلچرڈ ہارسز، تہذیب یافتہ اور ویل مینرڈ گھوڑے، اور یہ ہوئنہمس ہیں. انفیکٹ حقیقت میں ہیومن ایرر اینڈ انڈیسنسی آر ریڈیکیولڈ تھرو ہیومنائڈ یاہوس، حقیقت میں انسانی غلطی اور اس کی بد تہذیبی کو انسانوں سے ملتے جلتے یاہوس کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے، تنقید کی گئی ہے. اینڈ دے آر کنسیڈرڈ لیس دین ہارسز، اور وہ گھوڑوں سے بہت کم تر سمجھے جاتے ہیں. گل ہیز لرن دا لینگویج آف دیز پیپل، اب گل نے ان لوگوں کی زبان بھی سیکھ لی ہے. انفیکٹ دا گڈ ٹیکٹکس آف ڈاکٹرس اینڈ پالیٹیشنس ہیو بین وائڈلی ریڈیکیولڈ، حقیقت میں ڈاکٹروں اور سیاستدانوں کے جو چھوچے ہتکنڈے، ان کی سازشیں جو ہیں، ان کو بہت واضح طریقے سے بے نقاب کیا گیا ہے. دی وار ٹاپکس، جنگی موضوعات. دا کازز اینڈ ایفیکٹس آف وار، جنگ کی وجوہات اور اس کے اثرات. ریکلس یوز آف ویپنز آف وار، جنگ کے ہتھیاروں یا آلات کا بے جائے استعمال. کرپشن آف دا جوڈیشری، عدالتی نظام کی بدعنوانی. پریجوڈیسز آف کنگز، بادشاہوں کا تعصب. پیلسز، کانسپیرسیز اور محلات کی سازشیں. سیلفشنس آف منسٹرز اور وزراء کی خود غرضیاں. لگژریز آف دا رچ، امیر لوگوں کی عیاشیاں. آر آلسو ایکسپوزڈ بائی سوئفٹ، ان سب کو سوئفٹ نے بے نقاب کیا ہے. مین از کنسیڈرڈ انفیریئر ٹو یاہوس، انسان کو یاہوس سے بھی کمتر سمجھا جاتا ہے. بیکاز مین لائک یاہوس لو ڈائمنڈ، جیولری اینڈ ویلتھ، کیونکہ انسان یاہوس کی طرح ہیرو سے، زیورات سے اور دولت سے محبت کرتا ہے. دا ورسٹ ایسپیکٹس آف ہیومن نیچر ہیو بین ایکسپوز تھرو انٹینس اسٹائل، انسانی فطرت کے بدترین پہلوؤں کو شدید طنز کے ذریعے بے نقاب کیا ہے. یاہوس نارسیسزم، یاہوس کی بے حسی. اینڈ ہوئنہمس ٹالرنس، عقل مند گھوڑوں کی برداشت. وزڈم، عقل مندی اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ بوجھ آر ڈسکرائبڈ ویری بیوٹیفلی، بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. ویورز، جو ہوئنہمس ہیں وہ بہت عقل مند جانور ہیں اور بہت عقل مندی سے حکومت کرتے ہیں. ان کی جو ایٹیکیٹس ہیں وہ بہت اچھے اور کلچرڈ ہیں، ویل مینرڈ ہیں وہ. لیکن یاہوس بھدے بدصورت جانور ہیں، بالکل ان میں مینرز نہیں ہیں. ہر چیز کے معاملے میں، کھانے پینے رہنے، ہر چیز کے معاملے میں بہت ہی کمتر ہیں، اور ان کی عادات بھی اچھی نہیں ہیں. بہت بے حیا ہیں، غلیظ ہیں، اور بالکل بھی صفائی کا خیال نہیں رکھتے. پارٹ 4، چیپٹر نمبر 1، A Voyage of the Houyhnhms. گلیور 5 ماہ تک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے بعد نئے بحری سفر کے لیے تیار ہو گیا.
और वो एडवेंचर नामी बहरी जहाज पर सवार होकर 7 सितंबर 1710 को पोर्ट्समाउथ से रवाना हुआ। इस नए सफर के दौरान जहाज के अमले ने गुल पर हमला कर दिया और इसे बांध दिया और कुछ अरसे बाद वो इसे किसी जगह उतार कर चले गए। वो 9 मई 1711 को वहां पहुंचा, लेकिन अभी इसे इस जगह के बारे में इल्म न था। कुछ देर साहर पर ठहरने के बाद वो इस जजीरे के अंदर दाखिल हो गया। इसका ख्याल था कि यहाँ कुछ वहशी किस्म के लोग होंगे जो शायद इससे अच्छा सलूक ना करें। चलते हुए इसे कुछ इंसानों के कदमों के निशानात के अलावा घोड़ों के कदमों के निशानात दिखाई दिए। गुल ने वहां कुछ बदसूरत और भद्दे जानवर आते हुए देखे। इनको देखने के लिए वो छुप गया। फिर इसने देखा कि वो बहुत बदसूरत जानवर थे। इनमें जो मादा जानवर थे, इनके थन जमीन तक लटक रहे थे। इसे इनसे कराहत महसूस हुई और इसे एहसास हुआ कि ऐसे बदसूरत जानवर इसने किसी जजीरे पर नहीं देखे। फिर इसने खतरे की बू सूंघकर अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन इतने में इन जानवरों ने इसे घेर लिया। इसे ये देखकर हैरानी हुई कि ये सब एक घोड़े को वहां आता देखकर भाग गए। गुल घोड़े को और घोड़ा गुल को देखने लगा। इतने में एक और घोड़ा आ गया, लेकिन चंद लम्हों में वहां कई घोड़े पहुंच गए। गुल घबरा गया। घोड़े यूं हिनहना रहे थे जैसे आपस में बातें कर रहे हों। गुल इनका रवैया देखकर बहुत हैरान हुआ। इसने इनकी मनज़्ज़म हरकत देखकर सोचा कि शायद वो जादूगर हैं और किसी खास मकसद के लिए इस भेष में हैं। इसने अपनी जुबान में उनसे बात की, लेकिन इन्हें समझ न आई। घोड़ों ने अपनी जुबान में कहा याहू। गुल ने भी ये लफ्ज दोहराया, जिस पर वो खुश हुए, और एक और लफ्ज बोला जो कि हुइन हिम था, और गुल ने भी ये लफ्ज दोहराया जिस पर वो खुश हुए और इसे अपने साथ चलने का इशारा किया। घोड़े गुल को एक ऐसी जगह ले गए जो उनकी रहायशगाह थी, जहाँ कुछ घोड़ियां घोड़े घर के कामों में मसरूफ थे, जबकि वो बदसूरत जानवर गले सड़े गोश्त के टुकड़े नोच रहे थे। घोड़े उनके सरदार लगते थे और वो उनके गुलाम, और इनसे कमतर दिखाई देते थे। वो लोग याहू थे और घोड़े हुइन हिम्स थे। इन लोगों याहू की शक्लें इंसानों की शक्लों से मिलती जुलती थी, लेकिन वो इंसानों से ज्यादा बदसूरत और कराहत अंगेज थे। घोड़ों ने गुल को अपनी जुबान सिखाना शुरू की और गुल ने गाय की तरफ इशारा करके कहा कि वो इसका दूध पीना पसंद करेगा। फिर उसने दूध से मक्खन तैयार किया। वो खरगोश या परिंदे पकड़कर इनका गोश्त खाता और वो घोड़े गुल से भरपूर ताउन करते। घोड़ों ने गुल के साथ अच्छा सलूक किया। वो इसे कदरे बेहतर दर्जे का याहू समझते थे और इसको अपने तौर तरीके और जुबान सिखाने की कोशिश कर रहे थे। गुल जल्द ही उनकी जुबान समझने और बोलने के लायक हो गया। उसने अपने बारे में इन्हें सब कुछ बताया। हैरान कुन बात यह थी कि इनकी जुबान में झूठ बोलने वाला कोई लफ्ज नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने कभी झूठ बोला ही नहीं था। इसे पता चला कि हुइन हिम का मतलब फितरत कामिल है। वो लोग हैरान थे कि गुल एक याहू होने के बावजूद एक मुहज्जब है। वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे और हैरान थे कि गुल के मुल्क के लोग कपड़े पहनते हैं। गुल ने अपने मुल्क के बारे में बताया, मसलन ये कि याहू से मिलते जुलते लोग इसके मुल्क के हाकिम हैं और हुइन हिम जैसे घोड़े उनके गुलाम हैं। गुलिवर ने सरदार को बताया कि उनके मुल्क में दौलत किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है और इनसे क्या क्या फवायद हासिल किए जाते हैं, और अमीर लोग दौलत से क्या तरजीहात हासिल करते हैं, गरीब लोग कैसे तकालीफ बर्दाश्त करते हैं और अमीर लोग कैसे ऐश करते हैं। कुल ने बताया कि इसके मुल्क में लोग शराब नोशी करते हैं और मादा याहूस औरतों के साथ बदकारी करते हैं और जिनसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वहाँ लालची और बददियानत डॉक्टर्स भी हैं जो इस किस्म की बीमारियों के इलाज के जरिए खूब दौलत कमाते हैं और मरीज को अफाका होने की बजाय इसकी बीमारी और बढ़ जाती है। गुल ने मजीद मालूमात फराहम करते हुए कहा कि इसके मुल्क के सियासतदान नहायत बदनवान और दौलत के पुजारी हैं और तरक्की हासिल करने के लिए अपनी बीवियों और बेटियों की इज्जत को दाव पर लगा देते हैं, और अक्सर लोग रिश्वतखोर हैं और भला के झूठे हैं। उनकी शादियां दौलत की बुनियाद पर होती हैं। गुलिवर ने सरदार को अपने मुल्क में होने वाली जंगों, इनकी वजूहात, इनके असरात के बारे में बताया और फ्रांस और बरतानिया के दरमियान में होने वाली जंग के बारे में भी बताया। गुलिवर ने सरदार को अपने मुल्क में होने वाली जंगों, इनकी वजूहात, इनके असरात के बारे में बताया और फ्रांस और बरतानिया के दरमियान होने वाली जंग के बारे में भी बताया, जिसमें कई याहूस जाँ बहक हो गए थे। इस पर सरदार ने कहा कि इसका मतलब है कि गुल के मुल्क में याहूस अक्लमंद नहीं है।
फिर गुल ने इसे अपने मुल्क में पाए जाने वाले जंगी हथियारों के बारे में बताया और इनके तबाहकुन असरात पर रोशनी डाली, और ये बातें सुनकर सरदार ने उन लोगों के लिए नफरत का इजहार किया। फिर गुल ने सरदार को बताया कि इसके मुल्क में अदालती निज़ाम, वकील और जज किस किस्म के हैं। गुल ने बताया कि इनमें अक्सर लोग बददयानत और बदनवान हैं। इसके अलावा गुल ने अदालती फैसलों की तवालत और इंसाफ में देर के मसाइल पर भी रोशनी डाली। हुआइन हिम के सरदार को गुल की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उन लोगों की डिक्शनरी में झूठ, रियाकारी और फरेबदही के अल्फाज नहीं थे, लिहाजा वो लाइंग और फॉल्स रिप्रेजेंट जैसे अल्फाजों से नावाकिफ थे। सरदार ने पूछा कि क्या गुल के मुल्क में हुआइन हिम है, तो गुल ने बताया कि इनके मुल्क में इन घोड़ों से घटिया सलूक किया जाता है, इन पर सवारी की जाती है, इन्हें चक्कड़ों और टांगों में जोता जाता है और इनको सधाने के लिए इन्हें सजाएं दी जाती हैं। इस किस्म की जिल्लत अमेज बातें सुनकर गुल से बातें करने वाला सरदार बहुत परेशान हुआ कि इनकी नस्ल के साथ इस किस्म का बदतरीन सलूक रवा रखा जाता है। सरदार ने किसी तौर पर भी यकीन ना किया कि गुल के मुल्क में रहने वाले याहूस अक्लमंद हैं, बल्कि वो ये सुनकर गुल की जिस्मानी साख्त में नुक्स निकालने लगा। गुल ने बताया कि वो शरीफ वालिदैन का बेटा है, एक सर्जन है और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करता है। इसने मजीद बताया कि वो बरतानिया में रहता है और वहाँ एक मलका हुकूमत करती है। इनके मुल्क के लोग बहुत सी दौलत, ऐश प्रस्ती, जाहलाना कामों और फजूल हरकत में जाया करते हैं। चोरी चकारी, जुआबाजी, शराब नोशी और बदकारी जैसे अफाल से नहीं चूकते। सरदार को ये सारी बातें सही तौर पर समझ नहीं आ रही थी। गुलिवर इन लोगों के महज़ब तौर तरीकों और बदनवानी से पाक माशरे से इस कदर मुतासर हुआ कि इसने चाहा कि वो वहाँ हमेशा रहे, लेकिन इसके लिए ऐसा मुमकिन ना था। वो इन लोगों की रास्त गोई और ईमानदारी से इंतहाई मुतासर हुआ। वहाँ का सरदार गुल को एक याहू ही समझता था, लेकिन कदरे बेहतर किस्म का याहू। फर्क सिर्फ ये था कि वो आम याहू की तरह बदसूरत नहीं था, उनकी तरह ज्यादा मजबूत नहीं था, ना ही उनकी तरह दरख्तों पर चढ़ सकता था। सरदार ने गुल की जिस्मानी साख और इसके मुल्क के सियासी ढांचे पर तनकीद की। सरदार ने याहूस की खसूसियात बताते हुए कहा कि ये लोग इंतहाई कमीने और लालची हैं और मुख्तलिफ पत्थरों, जमुर्द, नीलम, हीरे और जवाहरात को तलाश करते रहते हैं। इन्हें तलाश करके एक दूसरे से छुपाते हैं, और अगर दो याहूस आपस में इन पत्थरों के लिए झगड़ने लगे तो तीसरा याहू वो पत्थर ले उड़ता है। वो याहूस खाने पीने में एहतियात नहीं करते, इन्हें जो चीज मिले हड़प कर लेते हैं, चाहे वो गला सड़ा गोश्त हो, गंदे अंडे या बासी और बदबूदार फल, या जड़ी बूटियां, झाड़ियां या घास फूस हो। और ये लोग एक खास किस्म की बूटी इस्तेमाल करते हैं जिसका असर शराब की तरह होता है। इस किस्म की खुराक की वजह से ही ये लोग बीमार रहते हैं, और इनकी बीमारी का इलाज भी अजीब है। जब कोई याहू बीमार हो तो दूसरे याहूस मिलकर इसे गंदगी और फुजला खिलाते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। इन लोगों का सरदार सबसे ज्यादा बदसूरत, कमीना और शर्पसंद होता है, और जो इसका मंजूर नजर हो वो इसके तलवे चाटता है और इसके लिए फाहिशा औरतों का इंतजाम करता है। और जब सरदार इससे नफरत करने लगे तो आम याहूस इसे खूब जलील करते हैं और इस पर गंदगी फेंकते हैं। और इन लोगों की औरतें बहुत अय्याश और नफरत परस्त हैं। वो झाड़ियों के पीछे छुप कर मर्द याहूस को अपनी तरफ माइल करती हैं। गुलिवर हमेशा याहूस से दूर रहता था, क्योंकि इनके नजदीक जाना खतरे से खाली ना था। इसलिए वो अक्सर अपने साथ सरदार की तरफ से फराहम किया गया मुहाफिज रखता था। गुल ने उनकी हरकत और आदतों से अंदाजा लगाया कि इन लोगों को किसी तरह समझाया नहीं जा सकता। इन लोगों को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जाता था और वो किसी मेंढक की तरह पानी के अंदर काफी देर रह सकते थे। एक रोज गुल दरिया में नहा रहा था कि अचानक एक मादा याहू ने उस पर हल्ला बोल दिया और इसे अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए इससे लिपट गई, लेकिन गुल ने फौरन अपने मुहाफिज को आवाज दी, जिसने आकर इसे बचाया। हुआइन हिम्स बहुत अक्लमंद और दानिशमंद किस्म के लोग थे और हमेशा इत्तफाक राय से मामलात तय कर लेते थे। इनमें झगड़े नहीं होते थे, ना ही इख्तलाफ राय पाया जाता था। वो लोग बहुत बहादुर, काने और हलीमो बुर्दबार थे। वो लोग फैमिली प्लानिंग के भी कायल थे। इन लोगों में जहेज का तस्वर नहीं था। वो लोग अय्याश और गद्दार नहीं थे। मेहनत, नफासत और सब्र इनकी खसूसियात थी। वो लोग खेलों में दिलचस्पी लेते थे। हर 4 साल के बाद वो कौमी नुमाइंदों का अजलास बुलाते थे और मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लेते थे।
होइनहिम्स ने एक इजलास में ये फैसला किया कि याहूस को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन बादशाह ने इस तजवीज से इत्तेफाक ना किया और इसने कहा कि इन लोगों को फौरन नीस्तो नाबूद करने की बजाय इन्हें खसी कर दिया जाए ताकि बतदरीज इनकी नस्ल खत्म हो जाए और फिर गधों की एक खास नस्ल की अफजाइश की जाए जो याहूस से कई गुना बेहतर हों। हुइनहिम्स बीमार नहीं होते थे बल्कि बुढ़ापे की उम्र में पहुंचकर 75 बरस की उम्र में वफात पा जाते थे और मरने पर किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं करते थे। इन लोगों की शायरी बहुत शानदार थी। इनमें मोहब्बत, शफकत और दोस्ती जैसे मौजुआत पर बात की जाती थी और खेलों में जीतने वालों की तारीफ की जाती थी। वो लोग वक्त और साल का हिसाब सूरज की गर्दिश से करते थे। इनकी जुबान में कोई बुरी बात करने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। वो लोग बुराइयों से ना आशना थे। गुल जो कि हुइनहिम से बहुत मुतासर था, वो इनके साथ इंतहाई पुरसकून जिंदगी बसर कर रहा था और इसे किसी किस्म का खतरा नहीं था। इसने मुख्तलिफ मौजुआत पर मुख्तलिफ हुइनहिम से बातचीत की और अब वो इनका तर्ज जिंदगी भी अपना चुका था। एक दिन गुल को बताया गया कि इसे हमेशा हुइनहिम्स के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि वो याहूस की नस्ल से ताल्लुक रखता है। ये सुनकर गुल बेहोश हो गया और जब होश में आया तो कहने लगा कि इस सजा से बेहतर तो ये है कि इसको जान से मार दिया जाए, लेकिन सरदार कहने लगा कि इनकी कुछ मजबूरियां हैं, लिहाजा गुल 2 माह के अंदर अंदर वहां से चला जाए। लिहाजा गुल वहां से रुखसत हो गया। 15 फरवरी 1715 को गुल को वो जजीरा छोड़ना पड़ा। वो वहां से एक और जगह पहुंचा जहां इस पर कुछ बरहना मर्दों और औरतों ने हमला कर दिया और वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाया। फिर कुछ मलाहों ने इसे अपने जहाज पर सवार किया। वो लोग पुर्तगाल की जुबान बोल रहे थे। गुल ने हुइनहिम्स की जुबान में जवाब दिया तो वो लोग इसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि इसकी जुबान घोड़ों की जुबान से मिलती थी। गुल को इन लोगों की जुबान कुत्ते के भौंकने की तरह लग रही थी। गुल आम लोगों से नफरत करने लगा और अब अपने मुल्क में वापस जाना नहीं चाहता था। 5 नवंबर 1715 को वो लिब्सन पहुंचा और 24 नवंबर को बरतानिया जाने वाले जहाज पर सवार हुआ और 5 दिसंबर 1715 को वो रेडरिफ पहुंचा। गुल जब घर पहुंचा तो इसे घर वाले लोग भी बुरे लगने लगे। जब इसकी बीवी ने इसे बोसा दिया तो वो इतना दहशतज़दा हुआ कि घंटा भर बेहोश रहा। फिर इसने अपना सरनामा लिखना शुरू किया। इसने 2 घोड़े खरीदे, अपने पास रखे और इनकी खिदमत करता रहा और रोजाना 4-5 घंटे तक इनसे गुफ्तगू करता। गुलिवर बताता है कि इसने अपने 16.5 साल के तमाम तर तजर्बात बयान कर दिए हैं ताकि लोग इन्हें पढ़कर अपने अंदर बेहतरी की कोई सूरत पैदा करें। इसका मकसद दौलत कमाना या तारीफ करवाना नहीं है। गुल से कहा गया कि वो हुकूमत को इन जजायर के बारे में बताए ताकि हुकूमत इनको अपने कब्जे में ले, लेकिन गुल का कहना है कि इन जजायर पर कब्जा करने से बेहतर है कि वहाँ लोगों के वफ्द भेजे जाएं ताकि वो इनसे कुछ सीख कर आएं। गुल इस आखिरी चैप्टर में कहता है कि वो सब बुरे लोगों को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन मगरूर लोगों से समझौता नहीं कर सकता और वो बताता है कि इसका मकसद लोगों की इस्लाह है और इसके अलावा वो एक मुबल्लग की तरह अपने मकसद इस्लाही मुआशरा की वजाहत करता है। गुल जो है वो साम्राज्यत के खिलाफ है, इसकी आम इंसानों से नफरत काबिल जिक्र है और सबसे आखिर में वो मगरूर लोगों की भरपूर मजम्मत करता है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मेरे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।